कि रूस और यूक्रेन के बीच 2 साल से भी ज्यादा समय से बदस्तूर युद्ध चल रहा है। इस समय दुनिया में जिस बात को लेकर चर्चा सरगर्म है वो मध्य पूर्व का इलाका है। खाड़ी देशों के बीच में सत्ता संघर्ष एक बार फिर उफान पर है। इजराइल जो 1948 में अस्तित्व में आया, एक बार फिर ललकार रहा है अपने दुश्मनों को। दुश्मन कौन है? जो उसके आसपास इस्लामिक मुल्क है। मामला 1 साल पहले शुरू हुआ था। 7 अक्टूबर 2023 को हमास के लड़ाकों ने इजराइल के अंदर घुसकर बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया था, जिसमें तकरीबन 1,500 से ज्यादा इजरायली मारे गए थे। तकरीबन 150-200 इजरायलियों को बंधक बना लिया गया। इजराइल ने इसके खिलाफ गाजा पट्टी इलाके में जो मुहिम शुरू की वो उसका अब विस्तार हो रहा है। पहले हमास के लड़ाकों को चुन चुनकर खत्म किया, हमास की पूरी लीडरशिप को खत्म करने की कोशिश की। ताजा उसने जो मोर्चा खोला वो लेबनान में बैठे हिजबुल्लाह के खिलाफ खोला। वह हिजबुल्लाह जो पिछले 1 साल से लगातार इजराइल पर हमले कर रहा था, उस हिजबुल्लाह के चीफ को आखिरकार इजराइल ने मार डालने में सफलता हासिल कर ली। नसरुल्लाह अब इस दुनिया में नहीं रहा, पर अभी भी इजराइल रुका नहीं है। इजराइल ने अब थल सेना के माध्यम से लेबनान पर हमला कर दिया है और उस इलाके को अपने कब्जे में लेने की कोशिश कर रहा है, जो वस्तुतः हिजबुल्लाह के कब्जे में है, दक्षिण लेबनान का इलाका। साथ ही साथ इजराइल के द्वारा यमन की हूती विद्रोहियों और सीरिया में ईरानी समर्थक जो कैंप हैं उन पर भी लगातार हमले करने शुरू कर दिए। ये 4 मोर्चे खोल दिए इजराइल ने। वहीं दूसरी ओर ये जितने भी संगठन है, चाहे हमास है, चाहे हिजबुल्लाह है, चाहे हूती विद्रोही हैं और चाहे सीरिया में बैठे हुए लोग, ये सब कहीं ना कहीं ईरान समर्थित लड़ाके हैं। ईरान ने इजराइल पर मिसाइलों की बौछार कर दी। अब पूरी दुनिया इस बात को लेकर आशंकित है कि क्या इस युद्ध का विस्तार इजराइल और ईरान के बीच तो नहीं हो जाएगा। अमेरिका 1 कदम आगे 2 कदम पीछे की रणनीति अपनाए हुए है। इजराइल को रोकने की भी बात करता है और इजराइल जो भी हमला करता है उसके समर्थन में बयान भी दे देता है। अभी ताजा तौर पर जो शंका है वो शंका इस बात को लेकर है कि ईरान जो बड़े स्तर पर परमाणु कार्यक्रम चलाए हुए है, कहीं इजराइल के हमले का शिकार वो केंद्र तो नहीं हो जाएंगे, और अगर वो केंद्र शिकार होते हैं तो उसकी कीमत ईरान और दुनिया किस रूप में चुकाएगी। तो क्या कुछ इस समय दुनिया में घटित होने जा रहा है, इसी पर आज हम बात करेंगे। इस संजीदा चर्चा का हिस्सा बनने के लिए 3 खास मेहमान हमारे साथ जुड़ रहे हैं। हमारे साथ में महेश सचदेव जी हैं, पूर्व राजनयिक हैं, विदेश मामलों के जानकार हैं। हमारे साथ सेना विशेषज्ञ के तौर पर लेफ्टिनेंट जनरल राज कादियान साहब हैं, और साथ ही विदेश मामलों के जानकार डॉक्टर ब्रह्मदीप अलूने जी भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आप तीनों लोगों का स्वागत है। चर्चा की शुरुआत हम राज कादियान साहब से करना चाहते हैं, और कादियान साहब आपसे समझना चाहते हैं इजराइल जो कुछ भी कर रहा है वो किस लिए कर रहा है। इतिहास के पन्ने पलटकर देखते हैं तो हर युद्ध इजराइल को जमीन के विस्तार के तौर पर मददगार रहा है। जब 1948 में इजराइल अस्तित्व में आया था, उस समय पर फिलिस्तीन इलाके की भूमि का बंटवारा 46% के तौर पर हुआ था। अब तकरीबन 88% इलाके पर इजराइल कब्जा कर चुका है। जो फिलिस्तीन देश अस्तित्व में है उसके पास कुल जमा 12% भूमि रह गई है। क्या अब जो सिलसिला शुरू हुआ है उस 12% को भी कब्जे में लेने का है, या कुछ और आप देख पा रहे हैं? थोड़ा बताएंगे। हिमांशु जी, जहां तक मैं मानता हूं ये वार 1948 में शुरू हुई थी, वो चल रही है जी। बीच में बैटल्स आती हैं, बैटल खत्म हो जाते हैं, दोबारा शुरू होती है, और ये खत्म नहीं होने वाली। मिडिल ईस्ट में अमन के कोई चांसेस नहीं है। क्यों? ये लड़ाई टेरिटरी की नहीं है, ये लड़ाई विचारधारा की है। दोनों गलतियां दोनों तरफ की होती है, लड़ाई एक तरफ से शुरू नहीं होती। जब तक इजराइल वाले ये मान के चलेंगे कि इन्होंने हमारे धर्म को दबा दिया, हमारे सोलेमान को सुलेमान बना दिया, अब्राहिम को इब्राहिम बना दिया, और ऐसे कुछ और नाम है कि मौजू को मसूद बना दिया, तो ये जब तक विचारधारा नहीं बदलेगी ये लड़ाई खत्म नहीं हो, अमन नहीं आएगा। ये तो बैटल है, कुछ दिन में खत्म हो जाएगी। इजराइल ईरान पर हमला करेंगे, कुछ उनको नुकसान होगा, फिर अमेरिका बीच में
विचौलापन करेगा वो बंद हो जाएगी, लेकिन ये मामला खत्म नहीं होने का। अगर आप 1948 पर निगाह डालते हो, जबकि 6 मिलियन यूज को वहां पर मार दिया था। मैं पॉलिटिशियन नहीं हूं ना स्ट्रेटेजिस्ट हूं, लेकिन मुझे लगता है कि अगर आपने यूज को बसाना था तो जर्मनी में क्यों नहीं बसाया जी। वो जवाब उनके लड़ाई के जो उन्होंने किया था उसकी जवाबदारी भी होती। जर्मन बड़ा देश है, जूज आपस में क्रिश्चियन से ज्यादा मिलते जुलते हैं बजाय इसके के मुस्लिम धर्म से जी। तो ये लड़ाई तो उस वक्त दुनिया ने शुरू की थी। आपने 9 लाख जो वहां पर पैलेस्टीनियन सदियों से बसे हुए थे उनको निकाल दिया, 1.5 लाख तो बसे रहे, उनको आज तक आपने सिटीजनशिप राइट नहीं दिए। बाकी जो 7.5 लाख चले गए थे, 2 लाख गाजा में आज तक वो तीसरी पीढ़ी है, वो रिफ्यूजी कैंप में बैठे हुए, ऐसे जॉर्डन में बैठे हुए। तो ये तो हल नहीं है। एक लड़ाई खत्म होती है, लड़ाई जो होती है, अगर हम टेरिटरी की बात करें, इजराइल की मजबूरी है, उनका साइज बहुत छोटा है जी। अगर उनका हम सेंटर की बेल्ट लें तो सिर्फ 60 किलोमीटर चौड़ाई है। आमतौर पर बड़े देश लड़ाई करते हैं तो टेरिटरी को ट्रेड करते हैं, टेरिटरी लूज करते हैं, टाइम गेन करते हैं। इजराइल वो नहीं कर सकता क्योंकि उनके पास स्ट्रेटेजिक डेप्थ नहीं है। तो जितने भी लड़ाई लड़ी है उन्होंने हमेशा अपने देश के बाहर लड़ी है। 48 की तो चलो शुरू की लड़ाई थी, 56 में, 67 में, 73 में। 73 की जो लड़ाई थी वो पहले से थोड़ी सी अलग थी जी। जब सीरिया और इजिप्ट ने मिलकर इजराइल पर हमला किया था। इनिशियली इजराइल को रिवर्स भी हुए थे, लेकिन बाद में उन्होंने पासा पलट दिया। इजराइल के लिए सर्वाइवल की लड़ाई है। अगर इजराइल हार गया तो उनके लिए कोई जगह नहीं दुनिया में। दूसरा, 7 अक्टूबर को जो हमला हुआ जी, उसकी पूरी दुनिया ने निंदा करते, हम भी निंदा करते आतंकी हमले की जी। लेकिन उनके पास चारा क्या था? जब उनको लगा कि तो सऊदी अरेबिया, इजिप्ट, यूएई अब इजराइल के साथ डिप्लोमेटिक समझौता करने वाले हैं तो पैलेस्टीनी की समस्या को लोग भूल जाएंगे। और बात भी सही है। कुछ समय पहले सऊदी अरेबिया के किंग सलमान जो खुद यंग हैं जी, उन्होंने कहा था कि मेरी पॉपुलेशन ज्यादातर मेरे से कम उम्र वाली है, वो पैलेस्टीन के मुद्दे को नहीं समझते हैं जी। यही हमास को लगा। तो आतंकवाद तो एक कमजोर का हथियार होता है जी। हमारे साथ भी पाकिस्तान के साथ यही हो रहा है। तो उन्होंने क्या उसके जस्टिफिकेशन में नहीं मानता सिविलियन को मारना, बंदी बना लेना, लेकिन ये उनके हिसाब से उनकी मजबूरी थी। तो ये लड़ाई विचारधारा की है, ये टेरिटरी की नहीं है। अभी इजराइल ईरान पर हमला करेगा, वो हमेशा अमेरिकन के कंधों पर लड़ते आए हैं। 48 से लेकर जब इजराइल ने अपने आप को इंडिपेंडेंस देश घोषित किया गया तो सबसे पहले मान्यता घंटों के अंदर अमेरिका ने दी थी। कभी वो आके अपना कॉन्सुलेट बसा देता था जेरूसलम में। दोनों को लगता है कि उनके धर्म का उतना ही हक है इस इलाके में जितना दूसरे को है। तो ये लड़ाई आइडियोलॉजी के है, इसका कोई हल नहीं है इतिहास में। आइडियोलॉजी पे तो मैं महेश सचदेव साहब से बात करता हूं। कादिर साहब, थोड़ा आपसे ताकत के विषय में बात करना चाहता हूं। लेबनान एक कमजोर मुल्क है जिसकी अपनी सत्ता का कुछ अता पता नहीं है, सेना का भी कोई बहुत ज्यादा अता पता नहीं है। एक आतंकी संगठन खुद लेबनान के एक बड़े इलाके पे कब्जा करके बैठा हुआ था, इजराइल उसके खिलाफ मोर्चा खोल दिया, समझ में आता है। गाजा पट्टी का इलाका है, हमास भी आतंकियों का एक समूह था, कोई एक सुव्यवस्थित सैन्य तंत्र तो उनके पास था नहीं, उसके खिलाफ इजराइल ने युद्ध छेड़ दिया, बात समझ में आती है। पर ईरान एक शक्ति संपन्न देश है, एक संप्रभु राष्ट्र के तौर पर एक सरकार वहां पर मजबूती के साथ बनी हुई है, हथियारों के संदर्भ में भी ठीक ठाक उसके पास व्यवस्था है, एक विधिवत सेना उसके पास मौजूद है। रशिया जैसा एक समर्थक ताकतवर देश कहीं ना कहीं उसके साथ मित्रवत संबंध रखे हुए है। क्या इजराइल की स्थिति ईरान से सीधा मोर्चा लेने की है? क्या आप मानते हैं कि अगर ये जंग छिड़ती है ईरान और इजराइल के बीच तो ये दो देशों के बीच ही जंग रह जाएगी, या कुल मिलाकर इसमें अन्य मुल्कों की भी भागीदारी के साथ एक नए विश्व युद्ध की आहट आपको सुनाई देती है?
मेरी असेसमेंट में ईरान लड़ाई नहीं करना चाहता। जी। जब उसे लगा कि उसके जो प्रॉक्सी थे, जिसमें हमारा तो है बहुत दिन से, हिजबुल्लाह है, ईरान इराक में, सीरिया में भी कुछ ऐसे ही आतंकवादी संगठन है, जब उन्होंने हिजबुल्लाह के कमांडर को मारा, इजराइल चाहता है लड़ाई हो। जी। इजराइल चाहता है कि उनकी जो न्यूक्लियर ताकत है, जिसकी तरफ वो अमेरिका ने कहा कि आप और हमले कर सकते हो, लेकिन न्यूक्लियर फैसिलिटीज पर हमला नहीं करेंगे। जी। ईरान डायरेक्ट हमला नहीं चाहता, उसको तो नुकसान है, लेकिन जब सारी प्रॉक्सी, सबसे जो मजबूत प्रॉक्सी हिजबुल्लाह के अपने कमांडर को मार दिया, इजराइल के पास टेक्नोलॉजिकल मिलिट्री काबिलियत है, इंटेलिजेंस बहुत मजबूत है। जी। तो लगता है कि ये भी समाचार आया कि जो ईरान का इंटेलिजेंस का मुखिया था, वो इजराइल के पेरोल में था। जी। अब ये क्या सही है क्या नहीं, कुछ अफवाह भी चलती हैं, लेकिन समाचार उनके पास पूरे मिलते रहे कि हिजबुल्लाह का हेडक्वार्टर कहाँ है, कब वो वहां पर मौजूद होंगे। उन्होंने वो पेजेस और टेलीफोन भी, वॉकी टॉकी भी ब्लॉक कर दिए। पता नहीं यूएन इसकी इजाजत देता है कि नहीं, पर वो अलग बात है। फिर जब उन्होंने उसको मारा तो ईरान को लगा अब तो अगर अपने प्रॉक्सी को भरोसा दिलवाना तो कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। जब अप्रैल में उन्होंने मिसाइल दागे थे तो इजराइल को कहा था और सूचना भी दी थी, और मिसाइल भी वहां दागे जहां कोई पॉपुलेशन या सेंसिटिव टारगेट नहीं थी। जी। इस बार जो 181 मिसाइल दागे हैं, उसमें उनका दावा है कि 90% कामयाब हुए, जिसमें उनके एयरपोर्ट बर्बाद हुए, उनके जो खुफिया एजेंसी है उसको बर्बाद किया, उस पर नुकसान हुआ है। इजराइल ने कहा कोई नुकसान है तो जंगल में डालते हैं, वो भी शायद मुमकिन नहीं है, जंगल में तो सारे मिसाइल नहीं जाएंगे। इजराइल का एयर डिफेंस है, बहुत मजबूत है, 4 लेयर है उसके, लेकिन कोई भी डिफेंसिव सिस्टम पेनिट्रेट हो सकता है, वही इस बार हुआ है। अगर इजराइल ने दोबारा हमला किया तो उनके पास 3000 मिसाइल है ईरान के पास, वो भी अब हमला दोबारा करेंगे, झगड़ा चलता रहेगा। इसमें मेरा मानना है, शायद मैं गलत हूं, शैतानी अमेरिका की भी है। वो चाहते हैं कि उनकी प्रभुत्वता बनी रहे, उनका इन्फ्लुएंस मिडिल ईस्ट में बना रहे, लेकिन दुनिया में पावर बैलेंस तो चेंज होता रहता है। अगर मैं इजरायली होता तो मैं आज नहीं की बात नहीं, 50 साल आगे की सोचता। आजकल उनका पलड़ा भारी है, उनके लिए कोई संधि करना आसान है, अपनी शर्तें मनवा सकते हैं, लेकिन ये लड़ाई खत्म होगा अगली बार में शायद पलड़ा इतना भारी नहीं होगा। हथियार जो पहले अरब कंट्रीज के पास नहीं थे, वो अब वो भी एक्वायर करते जा रहे हैं, उनकी मदद करेंगे। रशिया करेगा, चाइना करेगा, नॉर्थ कोरिया करेगा, क्योंकि वो भी नहीं चाहते कि अमेरिका के सोलो वर्ल्ड पावर बना रहे। तो इजराइल को अब समझ बूझ से काम लेना चाहिए। हमला तो आप कर सकते हैं, आपके पास साधन है, अमेरिका की पूरी बैकिंग भी है, लेकिन उसका अंजाम क्या होगा? उसका अंजाम क्या होगा, ये सवाल उठा रहे राजकादियान साहब। लेकिन महेश सचदेव साहब, मेरे पास आपसे जानने के लिए कुछ सवाल दूसरे हैं। दो ऐसे प्रमुख जो अपने देश में जमीन खो चुके हैं, साफ जाहिर होता है, वो अपनी प्रासंगिकता बनाए रखने के लिए इस मोर्चों को हवा दे रहे हैं। बेंजामिन नेतन्याहू एक अल्पमत सरकार के मुखिया दिखाई देते हैं, एक ऐसी सरकार के प्रमुख है जिसके खिलाफ उनके देश की जनता चाहे जब सड़क पर उतर जाती है। और जहां तक अमेरिकी राष्ट्रपति की बात है, जो बाइडेन की, तो उनकी हालत तो यह रही कि वो अपनी उम्मीदवारी को बीच में ही छोड़ने के लिए मजबूर हो गए, क्योंकि जनता का समर्थन तो बात की बात है, पार्टी के स्तर पर ही समर्थन नहीं जुटा पाए। तो ये जो मोर्चा खोला गया है अपने पड़ोसी मुल्कों के खिलाफ, ये देश की बेहतरी के लिए आप महसूस करते हैं, या देश में अपनी सत्ता की पकड़ बनाए रखने के लिए देश को युद्ध की आग में झोंक दिया गया है? किस रूप में देखते हैं महेश जी आप? हिजबुल्लाह ने खुद 8 अक्टूबर को लड़ाई के एक दिन बाद ये फैसला किया कि वो हमास के समर्थन में इजराइल, उत्तरी इजराइल के जो बस्तियां हैं उन पर हमला करें।
जी। तो ये भी इससे भी 60,000 70,000 के आसपास इजरायली नागरिकों को विस्थापित होना पड़ा अपने ही देश में, पहली बार ऐसा हुआ। जी। तो इसको लेकर के भी वहां पर काफी रोष है। तो ये तो जनमानस की बात है और इसके बारे में राष्ट्रीय एकता है। दूसरी तरफ मैं आपको कुछ कहना चाहूंगा। जो ये इस समय शासन चल रहा है इजराइल की कनेसेट में, जी। उसमें 120 सदस्य हैं और 120 में से 68 सदस्यों की नेतन्याहू को वरीयता, उसका समर्थन प्राप्त है। जी। तो ऐसा न कहें कि ये माइनॉरिटी गवर्नमेंट है, ये मेजॉरिटी गवर्नमेंट है जो बटी हुई है आपस में कई मुद्दों पर। जो अल्ट्रा नेशनलिस्ट हैं वो, जैसा आपने बताया कि वो 12% को भी हड़पना चाहते हैं जूडिया समारिया बना करके। जी। जो फौजी रिटायर्ड ऑफिसर्स हैं, जैसे डिफेंस मिनिस्टर हैं, उनका रवैया कुछ अलग है, नेतन्याहू का रवैया अलग है। दूसरी तरफ जो आपने कहा कि वो अपने उल्लू सीधा करने के लिए ये सब कर रहे हैं, उसमें भी कुछ सच्चाई है। चाहे वो सुप्रीम कोर्ट की ताकतों को कम करने का मुद्दा हो, चाहे वो नेतन्याहू अपने ऊपर भ्रष्टाचार के मुद्दे पर, जो उनके ऊपर 3 बड़े बड़े आरोप लगे हैं और जो दिसंबर 1 को फिर से उस पे सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई जारी होने वाली है। 1 साल के लिए उसको टाल इसलिए दिया गया कि युद्ध की स्थिति थी। जी। तो ये सब की वजह है कि नेतन्याहू साहब को ये लग सकता है कि जब तक मैं ये लड़ाई चलाता रहूंगा तब तक शेर की सवारी चलती रहेगी, शेर से उतरूंगा तो शेर मुझे खा जाएगा। उस पे उनको ये भी जवाबदेही करनी होगी कि प्रधानमंत्री के रहते वो 7 अक्टूबर का कांड कैसे हुआ, कि इजराइल को कानो कान खबर नहीं हुई और इतने ज्यादा ये इस यकीन में रह गए कि उनके पास दुनिया की सबसे बड़ी गुप्तचर, सबसे अच्छी गुप्तचर संस्था है, उनकी सेना सबसे मुस्तैद है, हथियार सबसे नए हैं, इंटेलिजेंस ऑपरेटर सबसे अच्छा है। तो ये सब के बावजूद अगर हमला एक प्रिमिटिव तरीके से कर दिया गया और लोगों को बंधक बना के ले गए, जो कि मध्यकालीन या सभ्यता की निशानी माना जाना चाहिए, तो वो एक अपनी जगह है। लेकिन इतिहास का नेपथ्य भी इस बारे में काफी कुछ कहता है। जी। आपको बताना चाहूंगा कि 2 बार जेरूसलम में यहूदियों का मंदिर तोड़ा जा गया। जी। पहली बार 70 BC में एक ईरानियन सम्राट ने वो मंदिर तोड़ा था। तो उसको लेकर के आज भी, जिसको वेलिंग वॉल कहते हैं, उस मंदिर का परिसर जो है जी, उस पर इजरायली जाकर के रोते हैं, वेल करते हैं जी, शोक व्यक्त करते हैं कि वो मंदिर अभी तक पूरा बना क्यों नहीं। तो ईरान के साथ जो ये अदावत है, जो दुश्मनी है, ये काफी पुरानी है। और ईरान, दूसरी तरफ ईरान भी ये कहता है कि जो कुद्स, जिसको वो कहते हैं, जेरूसलम को वहां कुद्स कहते हैं, अरबी में कुद्स का मतलब होता है पवित्र जगह। जी। तो ये पवित्र जगह जो जेरूसलम है, इसको आजाद कराना, उसके लिए ये लामबंद हैं। और ये अरबों को, अरब जो सुन्नी हैं, उनको लानत मलम्मत देते हैं कि तुम नहीं करा पाए, हम शिया होते हुए भी कराएंगे। तो ये सब चीजें नेपथ्य में चल रही हैं। और हमास तो खैर सुन्नी ऑर्गेनाइजेशन था, लेकिन हिजबुल्लाह जो है वो शिया ऑर्गेनाइजेशन है। और दोनों नॉन स्टेट एक्टर हैं, लेकिन दोनों को ईरान का समर्थन प्राप्त रहा। तो ये एक और दृष्टिकोण आता है। जो ये सुन्नी अरब लोग हैं, उनके शासक हमास को पिटते हुए देख करके थोड़े से निराश हुए थे, लेकिन शिया हिजबुल्लाह को पिटते देख करके कोई आंसू बहाने वाला नहीं। कोई आंसू बहाने वाला नहीं है मेरे से। तो क्या आप मानते हैं कि इजराइल के माध्यम से
ईसाइयत ने इस्लाम के खिलाफ जंग में एक बड़ी फतेह हासिल कर ली है, क्योंकि इस युद्ध को क्रूसेड वार से भी जोड़ के देखा जा रहा है, जो एक समय पे इस्लाम और ईसाइयत के बीच में संघर्ष की लंबी गाथा रही है कि इस्लाम विभाजित हो गया सुन्नी और शिया के बीच में। आपसे बोल रहे हैं, नसरल्ला मारा गया, शिया हिंदुस्तान में भी लखनऊ की सड़कों पर छाती पीटते हुए दिखाई दे गए, पर सुन्नी बहुल जो राष्ट्र अगल बगल के, जिसमें यूएई है, जिसमें सऊदी अरब है और भी जो मुल्क हैं, उन्होंने नसरल्ला की मौत पर आंसू नहीं बहाए, और आंसू बहाना तो दूर की बात है, मुंह से कोई शब्द भी नहीं निकाले। क्या एक बड़ी जीत के तौर पर देखें कि इस्लाम विभाजित हो गया। जो इस्लामिक एकता की बात करते थे वो इस मुद्दे पर इजराइल के मामले में अब अलग अलग दिखाई देने लगे। इसमें आपने काफी चीजें कही हैं जिसके बारे में विवाद हो सकता है। पहली बात तो ये कि मैं इजराइल गया हूं जी, अरबी बोलता हूं, और इजराइल में क्रिसमस की छुट्टी नहीं होती जी, और बेथलहेम पर जो क्रिसमस मनाया जाता है तो इजराइल उनको अच्छी खासी निगरानी रखता है जी, आप याद करें तो यहूदी साम्राज्य के दौरान ईसा मसीह को फांसी दी गई थी। जी, तो उस समय सरकारी जो धर्म था रोम का वो यहूदियत था। जी, तो आप जो ये क्रूसेड्स की बात कर रहे हैं, धर्म युद्धों की बात कर रहे हैं, ईसाई और यहूदी मिल गए हैं वगैरह, उसमें थोड़ा सा मैं संशोधन चाहूँ। जी, दूसरा, शिया सुन्नी का जो विवाद है वो तो 1400 साल पुराना है। जी, उसमें राजनीति का, भू राजनीति का जो तत्व आता है वो इस्लामिक जो क्रांति ईरान में हुई है उसको लेकर के आता। उससे पहले शाह का शासन था जी, और शाह के शासन के दौरान इजराइल और ईरान की अच्छी बनती थी। बहुत घनिष्ठ संबंध थे। दोनों ही गैर सुन्नी देश थे जी, और दोनों एक दूसरे की मदद करते थे। ईरान सबसे बड़ा, इजराइल का सबसे बड़ा तेल देने वाला देश था। जी, तो ये जो प्रकरण शुरू हुआ है इजराइल 79 में जब आयतुल्लाह खोमेनी आए, उसके बाद से ये क्रांति का, इसके बाद से ये अदावत शुरू हुई है। और ये अदावत जो है वो जाती है 2000 साल पुरानी है। जैसा कि मैंने बताया कि पहला यहूदी मंदिर ईरान के सम्राट ने तोड़ा था जी। तो ये सब चीजें सेलेक्टिवली इस्तेमाल की जा सकती हैं जी, किसी भी तर्क को ऊंचा या नीचा करने के लिए, खारिज करने के लिए या मनवाने के लिए जी। और ये भी कहना चाहूंगा कि इसमें ज्यादातर खाड़ी के देशों में जो अल्पसंख्यक हैं वो शिया हैं जी, बहरीन को छोड़ के, जहाँ की सुन्नी किंगडम है, सुन्नी शाही फैमिली है, लेकिन मेजॉरिटी शिया हैं। कुवैत, सऊदी अरब, यूएई वगैरह में शियाओं की तादाद है और उनके ऊपर शक किया जाता है कि वो ईरान के ट्रोजन हॉर्स हैं जी। वो ईरान को समर्थन करते हैं। और इसको लेकर के हिजबुल्लाह के दौर के बारे में भी कुछ शंकाएं थी कि हिजबुल्लाह अरबी बोलते हैं, अरब हैं लेकिन सुन्नी हैं, तो वो ईरान के लिए बहरीन में हो या यूएई में हो या सऊदी में हो, वो अपने अरबी बोलने वाले शिया भाइयों के साथ साठगांठ करते। तो ये सब चीजों को लेकर के हिजबुल्लाह की जो छवि है वो काफी खराब रही है और सुन्नी देशों के बीच में। हाँ, मैं एक सवाल करना चाहता हूं, हो सकता है कि वो विषयांतर लगे, लेकिन उसकी इस समय पर प्रासंगिकता मुझे लगती है। ये जो संघर्ष चल रहा है, इसमें एक संघर्ष है लेबनान के साथ इजराइल का। मूलतः वो संघर्ष हिजबुल्लाह के साथ है, पर एक संप्रभु राष्ट्र है लेबनान, वो लेबनान कहीं दिखाई नहीं देता, उसकी सेना कहीं दिखाई नहीं दे रही, उसकी सरकार कहीं दिखाई नहीं दे रही। और लेबनान एक वो मुल्क है जो आजकल हिंदुस्तान में बात चल रही है ना, जिसकी जितनी हिस्सेदारी उसकी उतनी भागीदारी, कि जिसकी जितनी आबादी है हम उसको उतना हिस्सा सत्ता में दें।
लेबनान अतीत में इसका एक अनुपम उदाहरण रहा है। आबादी के अनुरूप सत्ता का बंटवारा, प्रधानमंत्री इसके लिए, राष्ट्रपति इसका, स्पीकर इसका, और वक्त गुजरने के साथ एक देश के तौर पर लेबनान के अस्तित्व का संकट खड़ा हो गया। आपकी दृष्टि जाती है इस संदर्भ में? जरूर जाती है। मैं लेबनान के पास ही सीरिया में, मैंने वहाँ अरबी पढ़ी है और लेबनान अक्सर जाया करता था जी। और ये जो आपने दशा बयान की है, जी, आपको मैं साधुवाद देना चाहूंगा कि आपने काफी, आपकी पकड़ लेबनान के ऊपर काफी अच्छी है जी, और इसको मैं रेखांकित करना चाहूंगा कि ये जो धार्मिक या जातीयगत जो बंदर बांट हुई है, जी, ये 1948 के हिसाब से हुई, जी, जब आजाद हुआ था देश, जी, तभी ये बांट दिया गया था। और अगर और पीछे जाएं इतिहास में, तो मध्यकाल में जब धर्म युद्ध हुए थे, जी, तो लेबनान एक ऐसी जगह थी उस समय जहां पर कि ईसाई और मुसलमानों के बीच में सबसे ज्यादा युद्ध हुए। जी, और लेबनान की जो ईसाई और मुसलमानों के बीच की जो खाई है, वो 600-700 साल पुरानी है। और इसमें खाई को बढ़ाने में और गहरा करने में, जब लेबनान पर ऑटोमन का कब्जा था जी, या फ्रांस का कब्जा था दो महायुद्धों के बीच में, तो कहां कहां के देश, ईसाई देश लेबनान के ऊपर अपना हक जताते थे। रशियन ऑर्थोडॉक्स चर्च वहां था, इसलिए रूस का जार वहां पर अपना हक जताता था। आर्मीनियन वहां पर थे तो आर्मीनिया उन पर हक जताता था। इसी तरह से मुसलमानों का तो वहां कुछ, या जेरूसलम में अलक्सा मॉस्क है ही, तो उनका भी अपना ऑटोमन जो मुसलमानों को रिप्रेजेंट करते थे, वो अपना हक जताया करते थे। तो इस तरह के बाहर के दखलंदाजी से लेबनान की हालत खराब हुई और गृह युद्ध चालू हुआ, जिसको कि 75 सन से शुरू हुआ और 92 सन तक चला। जी, लेबनान की हालत बहुत खराब हो गई। इस दौरान इजराइल ने भी हमला किया 1982 में और यासिर अराफात को वहां से निकाला, पीएलओ को वहां से निकाला, जो कि लेबनान की इस तरह की हालतों का फायदा उठाने के लिए फलस्तीन मुक्ति संगठन ने वहां पर अपना दबदबा बनाया हुआ था, वहां पर अपना कार्यालय खोला हुआ था, तो उसको इजराइल निकालने के लिए जाता रहा। तो इस समय लेबनान इतनी बुरी तरह से विभाजित है जी, और जो वहां पे सत्ता में जो ओलिगार्क हैं, वो 40 साल से, कोई 50 साल से काबिज हैं। और जिस तरह से ये लोग हथकंडे अपना करके अपने को अपने संप्रदायों का प्रतिनिधि बना करके रखना चाहते हैं, वो जनता को नाखुशगवार है। लेकिन जनता बोलने से मजबूर है, क्योंकि जनता ने, आपको याद होगा 2 साल पहले काफी हड़ताल हुई थी, काफी उपद्रव हुए थे। लेकिन ये जो ओल्ड गार्ड है, जो 40-50 साल से लेबनान पर हावी है, उन्होंने हिलने से इनकार कर दिया। और नतीजा ये है कि इस समय लेबनान का ना तो 2 साल से राष्ट्रपति नहीं है, प्रधानमंत्री भी एक तत्कालिक प्रधानमंत्री, एक्टिंग प्राइम मिनिस्टर हैं, और पार्लियामेंट के चुनाव हुए हैं, लेकिन कोई नया प्रधानमंत्री चुन के नहीं आ पाया, क्योंकि इतना बुरी तरह से विभाजन और हिजबुल्लाह के कहे बिना, जो कि उनकी सेना से ज्यादा ताकतवर है, ईरान का दखल अंदाजी, जैसा मैंने कहा कि एक जमाने में विदेशी दखल अंदाजी करते थे, उनमें अब ईरान भी शामिल हो गया है, इजराइल भी शामिल हो गया है, सऊदी अरब भी शामिल हो गया है। तो इन सबको देखते हुए, सीरिया तो है ही बगल में, जो कि लेबनान को अपना हिस्सा मानता है, तो ये सब वजह से लेबनान को एक संप्रभुत्व युक्त राष्ट्र को, जैसा आपने कहा, उसको देखने में मेरे ख्याल से चश्मे बदलने पड़ेंगे। लेकिन इस पर कोई टिप्पणी करना चाहेंगे कि जो हम लोग अभी इस पर विचार कर रहे हैं कि जिसकी जितनी हिस्सेदारी उसकी उतनी भागीदारी का सिद्धांत होना चाहिए, वो देश को तरक्की की राह पर ले जाए, ये जरूरी नहीं है। देश लेबनान भी बन सकता है,
इस पर कोई टिप्पणी करना चाहेंगे संजय साहब? अलग है जी कि वो छोटा देश है और छोटे देश में ये सब चीजें काफी एक बलबला कर सकती हैं। भारत में दूसरी तरह का माहौल है और मैं नहीं सोचता कि हम लोग इतने विदेशियों से प्रभावित हैं या विदेशियों का इतना ज्यादा दखलंदाजी हमारे यहाँ है कि इस तरह की चीज हो पाए। लेकिन जो आपने सवाल उठाया वो जायज है, एक चेतावनी है हमारे लिए कि अगर हम आपस में इसी तरह से लेबनान की तरह से विभाजित रहेंगे तो वो हश्र हमारा भी हो सकता है। वो हमारा भी हो सकता है। ब्रह्मदीप अलूने जी मेरे साथ में हैं, जब भी ऐसे जटिल विषय होते हैं ब्रह्मदीप जी हमारे साथ होते हैं मदद करने के लिए। ब्रह्मदीप जी, दो सवाल है मेरे। क्या लेबनान एक देश के तौर पर अपना अस्तित्व सुरक्षित रख पाएगा, या जिस तरीके से अब सेना इजराइल की लेबनान के अंदर घुस रही है तो उसकी जमीन की भूख लेबनान को लील तो नहीं जाएगी, यह सवाल है। और दूसरा सवाल यह है कि ईरान के संदर्भ में एक आकलन है हमारे साथ मौजूद राज कादियान साहब का कि ईरान अपनी तरफ से युद्ध तो नहीं चाहता है। क्या आप भी इस नजरिए से सहमत हैं, या ईरान के पास अब युद्ध चाहने के अलावा कोई विकल्प बचा नहीं है, इतना सब कुछ दांव पर लग चुका है? ब्रह्मदीप जी। डॉक्टर साहब, पहले तो बहुत धन्यवाद इतने अच्छे कार्यक्रम से जोड़ने के लिए। मैं हमेशा खुश होता हूँ आपकी चर्चा में शामिल होकर। देखिए, जिमी कार्टर ने बहुत सालों पहले एक बात कही थी कि मेरी दो संतान हैं, एक सऊदी अरब और दूसरा ईरान। अब एक जो संतान थी वो तो अमेरिका को दगा दे गई और वो थोड़ा सा अपना जो पार्ट है उसके पास चला गया। लेकिन अब अमेरिका के पास दो संतान है, एक इजराइल है और दूसरा जो है वो सऊदी अरब है। विरोधाभास जरूर है दोनों संतानों पर अमेरिका की संतानें तो जरूर है जी। अब बात पहले सवाल की कि लेबनान जो है वो एक देश के तौर पर कहाँ खड़ा है। देखिए, दुनिया में सांस्कृतिक टकराव को हम नजरअंदाज नहीं कर सकते और उस सांस्कृतिक टकराव से पनपी हिंसा को भी नजरअंदाज नहीं कर सकते, जो श्रीलंका के जवाब में न्यूजीलैंड में हो सकती है या लंदन के जवाब में अर्जेंटीना के किसी शहर में हो सकती है जी। लेकिन इस सांस्कृतिक टकराव के बीच यदि विभिन्न संस्कृतियां मिलजुल, मुझे लगता है वो लेबनान है। तमाम विरोधाभास के बावजूद, तमाम अंतर्द्वंद्वों के बावजूद शिया, सुन्नी और ईसाई जो लेबनान में मिलकर रह रहे हैं वो अद्भुत है। और इसके बाद कि लेबनान पूरी तरीके से मुस्लिम कंट्रीज से घिरा हुआ है। लेबनान में हिजबुल्लाह जैसा एक ऐसा संगठन है जिसको ईरान व्यापक मदद दे रहा है। वह ईरान जो इस्लामिक दुनिया का बादशाह बनना चाहता है, इन सब के बावजूद वहां पर ईसाई जिंदा है। तो लेबनान की जो विविधता है वो प्रभावित करती है। मुझे लगता है कि हिजबुल्लाह वहां पर राजनीतिक तौर पर हावी हो गया, सामाजिक तौर पर भी हावी है। इवन उसकी जो सेना है वो बहुत मजबूत है, लेकिन फिर भी अभी ऐसा लगता है कि लेबनान एक राष्ट्र के तौर पर खड़ा रहेगा। लेकिन उस राष्ट्र के तौर पर खड़ा रहने में क्या दुनिया उसकी मदद कर रही है या दुनिया उसे बने देना नहीं रहना चाहती, जिसको लेकर अभी आपने सवाल उठाया था। देखिए, इस दुनिया में मुझे जो सबसे शातिर देश नजर आता है वो ईरान नजर आता है। मतलब एक बार नेतन्याहू से किसी पत्रकार ने पूछा था कि आपके 3 दुश्मन कौन है बताइए, तो नेतन्याहू ने कहा था मेरे 3 दुश्मन ईरान, दूसरी बार फिर ईरान का नाम लिया और तीसरी बार फिर ईरान का नाम लिया। दरअसल बात यह है कि इजराइल स्वीकार करता है कि ईरान उसका दुश्मन है और मुझे लगता है कि जो ईरान की ताकत है वो इजराइल, क्योंकि ईरान को अपना अस्तित्व बचाए रखने के लिए इजराइल की हमेशा जरूरत है। शियाओं के दुश्मन सुन्नी है, ईरान तमाम तरीके से अपने दुश्मनों से घिरा हुआ है। लेकिन आप हजारों सालों का इतिहास उठाकर देखिए डॉक्टर साहब, ईरान पर कभी कोई जीत ही नहीं पाया है, क्योंकि ईरान की जो भू रणनीति है, जो ईरान की भौगोलिक स्थिति, जो वो एशिया, अफ्रीका और यूरोप का एकमात्र मार्ग है। आप ईरान पर कब्जा करने के लिए सद्दाम हुसैन ने बहुत कोशिश की, 2 सालों तक उन्होंने युद्ध लड़ा, लेकिन वो एक इलाका ही क्रॉस नहीं कर पाए। क्यों? क्योंकि ईरान के पास जो बड़ी बड़ी पर्वत श्रृंखलाएं, वहां पर बड़े बड़े मरुस्थल भी मिलेंगे आपको, वहां पर वो एक कैस्पियन सागर से लगा हुआ इलाका भी मिलेगा। और फिर सबसे बड़ी बात है कि ईरान के पास बंदर अब्बास भी है, जहां से बहुत
बहुत करीब 70 किलोमीटर दूर हॉर्मुज जलडमरू मध्य है, जिसको यदि ईरान ने बाधित कर दिया तो दुनिया में जो खासकर यूरोप और एशिया की जो एनर्जी है उसको बाधित कर देगा और दुनिया का जो बाजार है वो भरभरा कर नीचे गिर जाएगा जी। तो आप ईरान जो है, ईरान को आसानी से कब्जा नहीं कर सकते। ईरान पर देखिए, और दूसरी बात यहाँ पर एक बात और ध्यान दिलाना चाहूंगा कि इजराइल जो है वो जमीनी हमला करने की तो कोशिश कर ही नहीं सकता ईरान में। दूसरी बात है कि अमेरिकन जो है वो अफगानिस्तान में लूटे पीटे हैं, वो इराक में लूटे पीटे हैं, और आप ईरान पर दबाव कैसे बनाएंगे? सऊदी अरब को लेकर अभी अमेरिका जो है वो सऊदी अरब को लेकर आशावान तो है, लेकिन सऊदी अरब का जो 70% तेल जहां से निकलता है वो शिया बहुल्य इलाकों में है। तो ईरान जो है मैं क्षमा चाहूंगा, एक बार फिर दूसरा प्रश्न आपने मुझसे क्या किया था हिमांशु जी? देखिए, मेरे दो सवाल थे। एक लेबनान के संदर्भ में मेरा विषय था कि देश के तौर पर अस्तित्व बचा पाएगा, और दूसरा सवाल इस बात को लेकर था कि राज कादिन साहब का मानना है कि ईरान इजराइल के साथ युद्ध नहीं चाहता। क्या आप भी इस विचार के साथ हैं, या आपको लगता है कि ईरान अब इजराइल के साथ युद्ध चाहता है क्योंकि उसके पास कोई विकल्प नहीं बचा? इस पर आपका नजरिया? बिल्कुल, देखिए ईरान जो है वो, मैंने जिस बात से शुरुआत की थी, ईरान के लिए इजराइल ताकत है, क्योंकि ईरान के समर्थन में कोई नहीं है। सुन्नी देश तो उसको न तो सऊदी अरब पसंद करता है, न संयुक्त अरब अमीरात पसंद करता है। ईरान जो है आर्मेनिया से लगा हुआ है, आर्मेनिया को अमेरिका हथियार देता है। अजरबैजान से लगा हुआ है, अजरबैजान को इजराइल हथियार देता है। तुर्की जो है वो नाटो का सदस्य है। तो ईरान के लिए चुनौतियां बहुत है, लेकिन ईरान इस बात को बखूबी जानता है कि यदि वो इजराइल से युद्ध लड़ता है तो उसको उस सुन्नी दुनिया का अप्रत्यक्ष तौर पर समर्थन मिलते मिलते प्रत्यक्ष तौर पर भी समर्थन मिलेगा, क्योंकि अंततः थोड़ा निर्णय पर आइए ना। ईरान युद्ध चाहता है या नहीं चाहता है? 200 मिसाइलें दाग दी ईरान ने इजराइल के ऊपर। खबरें ये भी हैं कि ये मिसाइलें हवा में मारी नहीं गई, कई ठिकानों पर गिरने में सफल भी हुई। क्या इजराइल इसको नजरअंदाज कर देगा? हमास ने हमला किया, इजराइल ने घुसकर मार दिया। हिजबुल्लाह भी फायर कर रहा था, हिजबुल्लाह के लिए भी अंदर तक घुस गए। अब ईरान की जो ये ललकार है, क्या उसे नजरअंदाज कर देगा, या अमेरिका कह रहा है कि देखो करना, पर परमाणु ठिकानों पर मत करना? ये नामे हाथों नहीं है कि भाई करना, वो सबसे पहले परमाणु ठिकानों पर ही करना। डॉक्टर साहब देखिए, ईरान इजराइल से युद्ध नहीं चाहता है, पूर्ण युद्ध नहीं चाहता है, पर टुकड़े टुकड़े में युद्ध जरूर चाहता है, क्योंकि यदि इजराइल से ईरान का युद्ध नहीं होगा तो फिर इस्लामिक दुनिया के बादशाह तो अर्दोआन के पास चली जाएगी, फिर सऊदी प्रिंस के पास चली जाएगी। अंततः ईरान की इतनी पूछ क्यों है? तो ईरान चाहता है, टुकड़े टुकड़े में युद्ध करना चाहता है, वो टुकड़े टुकड़े में निशाना टुकड़े टुकड़े में युद्ध करना चाहता है। मैं वापस कादिर साहब आपके पास आना चाहता हूं। आप लोग इतनी सहूलियत से युद्ध लड़ते हो क्या? कि जो शत्रु होता है वो आपकी स्ट्रेटजी के अनुसार व्यवहार करने के लिए तैयार रहता है। ये ब्रह्मदीप अलूनी जी कह रहे हैं कि ईरान युद्ध तो चाहता है, टुकड़ों टुकड़ों में चाहता है। तो नेतन्याहू भी चाहते हैं कि हाँ ठीक है, ईरान टुकड़ों टुकड़ों में चाहता है, पर टुकड़ों टुकड़ों में ही लड़ेंगे। या आपको लग रहा है कि इस समय इजराइल आक्रामक ज्यादा है? इजराइल बारी बारी से मोर्चे खोल रहा है, अब अगला मोर्चा ईरान का होगा ही, जिस तरीके की ईरान ललकार रहा है। क्या कहते हैं? अगर हिमांशु जी आप मेरे से पूछ रहे हैं, मैं दोबारा दोहराता हूं, इजराइल चाहता है लड़ाई हो जी। उनको लगता है कि ईरान इस हालत में नहीं है जो लड़ाई जीतेगा, और यह सही मौका उनको और भी कमजोर किया जाए। अगर उनके कुछ एक्शन हम देखते हैं, पहले उन्होंने सीरिया में उनका हर जैसे कोई सीनियर अफसर को मारा, कोई जरूरत नहीं थी, बाद में शायद रिग्रेट भी किया है उन्होंने। आपने तेहरान में जाके जो मुखिया थे हमास के, इस्माइल हनिया, इस्माइल हनिया इस्लामी, उनको जाके आपने तेहरान में मारा जी। इससे ज्यादा बेइज्जती आप तेहरान की क्या सकते हैं? वो उकसा रहे बार बार जी। अमेरिका शायद नहीं चाहता है कि
युद्ध का दायरा इतना बढ़े जहां उनको डायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट करनी पड़े। अभी तक तो उनके 40,000 सैनिक हैं, उन्हीं के बचाव की उनकी चिंता है। कोई ऑफेंसिव तैयारी जरूर है लेकिन इरादे नहीं है। लेकिन मेरा मानना है कि संकेत जो मिल रहे हैं, इजराइल चाहता है कि ये ईरान के साथ लड़ाई होनी चाहिए। तो कल साहब मुझे इसीलिए ये बताइए ना, ईरान ने 200 से ज्यादा मिसाइलें दाग दी। एक विधिवत युद्ध छेड़ने के लिए क्या इतनी बड़ी संख्या में मिसाइलों को दागा जाना पर्याप्त नहीं है? या मिसाइलें तो दागी पर उस तरीके का कत्लेआम नहीं हुआ जैसा हमास के हमले में हुआ कि 1500 इजरायली मारे गए। अगर 2-4 मिसाइल रिहायशी इलाके में गिर जाएं तो युद्ध को कोई रोक नहीं सकता। क्या कहते हैं आप? उतना बड़ा जानमाल का भी नुकसान नहीं हुआ है जिसमें इजराइल युद्ध को जायज ठहरा सके। पहली बात तो ईरान ने मिसाइल क्यों दागे? जी इजराइल को जब लगा कि उनके सारे प्रॉक्सीज, हमास तो दबाव में है ही, जी हिजबुल्लाह जो सबसे मजबूत उनकी प्रॉक्सी थी, जी उसको भी उनके मुखिया को मार दिया गया है। तो उनको कुछ न कुछ दिखाना था कि भाई अभी हमारी सपोर्ट अभी भी प्रॉक्सी के साथ है। हालांकि लीडर मारने से वो मारे गए, दूसरे लीडर आ जाएंगे। नहीं, उसमें तो उदाहरण है 1992 में हिजबुल्लाह का चीफ मारा गया था, नसरल्लाह उससे बड़ा लीडर बन के उभर के आ गया। वही होता है, आपने ओसामा को मारा था, वो आप उसको खत्म नहीं, अलकायदा खत्म नहीं हुआ। आपने बगदादी को मार दिया, आईएस खत्म नहीं हुई, तो खत्म तो नहीं होगा। लेकिन 2 सवाल थे आपके कि पहला तो ये हमला क्यों किया। ईरान को लगा कि अगर वो चुप रहेंगे, सिर्फ धमकी देते रहेंगे तो उनके प्रॉक्सी का उन पर भरोसा कम हो जाएगा। जी दूसरा, इतने मिसाइल क्यों दागे? अब उनको पता है इजराइल का 4 लेयर का एयर डिफेंस सिस्टम है, तो शायद 10-15% मिसाइल उसके अंदर घुस पाएंगे। जब तक वो मास अटैक नहीं करेंगे तो कोई कामयाबी नहीं मिलेगी। अगर सारे ही मिसाइल बर्बाद कर दिए जाएं तो फिर वो उनकी वैसे भी मिलिटरी बेइज्जती होती है। अब कितने मिसाइल ने टारगेट को हिट किया है, ये भी कहते हैं ईरान की तरफ से कि 30 F-35 फाइटर एयरक्राफ्ट को जमीन पर बर्बाद कर दिया गया। जी इजराइल कहता है कोई नुकसान नहीं हुआ है, सब खुले मैदान में जाके गिरते हैं। अब सच क्या है झूठ क्या है लड़ाई में, ये जानना बड़ा मुश्किल है। जी लेकिन ये लड़ाई जो मैंने शुरू में कहा था, ये आइडियोलॉजी की लड़ाई है। हमारा तो एक एक्रोनिम है इस्लामिक जिहाद का। जी आप और उनके फायदे खत्म कर दो, उनकी सुरंगें तोड़ दो, उनके हथियार कर दो, लेकिन जो बच्चे जिन्होंने आज देखा है कि 41,000 जिसमें उनके माँ बाप चाचा ताऊ खत्म हुए हैं, ये उम्मीद रखना कि वो बड़े होकर इजराइल के साथ दोस्ताना ताल्लुक रखेंगे, ये मुमकिन नहीं है। इट्स नॉट पॉसिबल। तो ये मिडिल ईस्ट में तनाव चलता रहेगा, बैटल खत्म होती रहती है, वो ये भी हो जाएगी, समय की बात है। जब एक साइड थक जाती है तो वो बैटल खत्म हो जाएगी। समय के साथ ये युद्ध थम जाएगा, ये मानना है राजकाजन साहब का। लेकिन सजय साहब थोड़ा बात को और विस्तार देने की कोशिश करते हैं। ये कितना अजीबोगरीब है ना, तो 1968 में आप बता रहे हैं कि देखो इजराइल के साथ अगर खाड़ी देशों में किसी के ठीक रिश्ते थे तो वो ईरान के ही थे, बाकी सब इजराइल के खिलाफ थे। और अब जितने भी सुन्नी बहुल देश हैं वो सब इजराइल के साथ अपने संबंध ठीक करने की प्रक्रिया में है और ईरानी खिलाफत में है। ऐसा क्या बदल गया जिसमें यह समीकरण दिखाई देता है? इसमें कोई रोशनी देंगे आप? क्यों जो सुन्नी बहुल देश हैं उन्हें अब इजराइल से इतनी दिक्कत नहीं है और ईरान को दिक्कत ही दिक्कत है? इसकी वजह चाणक्य की मंडला थ्योरी है जी, जो 2000 साल पहले लिखी गई थी जी, कि आपका पड़ोसी का पड़ोसी आपका दोस्त होता है, पड़ोसी आपका दुश्मन होता है जी। तो उस नजरिए से अगर आप देखें तो आपका पड़ोसी ईरान है और एक तरह से भावनात्मक तरीके से उसका पड़ोसी ढूंढे तो इजराइल है जी। तो इजराइल जो है वो मित्र है या
एक छद्म मित्र है, और पड़ोसी जो है वो आपका दुश्मन है या जी। छद्म दुश्मन है, जिसके साथ संघर्ष संभाव्य है। तो मेरे ख्याल से इससे अच्छी इसकी परिभाषा मैं नहीं दे पाऊंगा। और लेकिन कोई इसके संदर्भ में चूंकि आपने अतीत के पन्नों को काफी तसल्ली से पलटा सचदेव साहब, तो इसमें आपने उस कहानी को बताया कि भाई ईसा मसीह को जो सजा मिली वो तो यहूदी साम्राज्य के दौरान ही मिली, पर ये वक्त के साथ कहानी क्या घूमी कि यहूदियों को बसाने में सबसे ज्यादा जो तत्परता दिखाई वो ईसाई मतावलंबियों के द्वारा ही जताई गई। क्या इसको आप इस दृष्टि से देखते हैं कि इस्लाम और यहूदियों के बीच में संघर्ष ईसाई बहुल देशों की रणनीति रही कि इनको परस्पर उलझा के रखा जाए? इस संदर्भ में कोई दृष्टि आपकी जाती है? इसमें ऐतिहासिक तौर पे ही जाना चाहूंगा जी। पहली बात तो ये कि क्रूसेड्स या धर्म युद्ध जो हैं, जी। जो 500 से 700 साल तक चले, जी। उसका मध्य पूर्व के इतिहास पर बहुत गहरा असर। जी। आज भी नसर जो है, नसर का मतलब अरबी में होता है विजय। जी। नसर अल्लाह, अल्लाह की विजय। जी। और ईसाइयों को अगर हे दृष्टि से अरब देखते हैं तो उसको नसरानी कहते हैं। ये हम पर विजेता थे, उलाहना दिया जाता है अरबी में इस तरह से। जी। तो ये बहुत गहरा एक मानसिक दबाव है दोनों तरफ। दूसरी तरफ भी आप समझेंगे ऑटोमन्स एक जमाने में वियना के का घेरा डाल चुके थे, जी। और स्पेन पर 500 साल तक मुसलमानों का शासन रहा। तो उस समय की भी जो प्रतिबिंब है वो आज के इतिहास में, आज के समसामयिक तथ्यों पर हावी होता है। और इसमें जो यहूदियत का पुट जो लाया गया है उसके दो वजह। एक तो जो ईसाइयों ने, नाजियों को भी ईसाई माना जाएगा, जिन्होंने 60 लाख यहूदियों का कत्लेआम किया, नरसंहार किया द्वितीय महायुद्ध के दौरान, उसको लेकर के ईसाइयत के ऊपर एक बहुत बड़ा धब्बा लगा। या तो नाजी थे जिन्होंने एक कांड किए, या फिर जो पाश्चात्य देश थे जो नाजियों से लड़ रहे थे, उन्होंने इसको वरीयता नहीं दी। वो चाहते तो कंसंट्रेशन कैंप्स को बॉम्ब कर सकते थे, लेकिन नहीं किया गया। जी। दूसरे तो इसको लेकर के जो उनके मन में जो उनको आत्मा सालती रहती है, उसको शांत करने के लिए वो इजराइल का समर्थन करते हैं कि हम बदल गए हैं, इजराइल यहूदियों से हमारी कोई अदावत ऐसी नहीं। जबकि मध्यकाल में यहूदियों को गेटोज में रहने के लिए पूरे यूरोप में मजबूर किया जाता था, और जो नाजियों ने किया उसके उदाहरण मध्यकालीन इतिहास में अक्सर मिलते हैं यूरोप के दौरान, खासतौर पे ईस्ट यूरोप में। जी। दूसरा जो वजह हुई वो हुई जायोनिज्म। इसी बात को लेकर के हर्जल नाम के एक यहूदी बुद्धिजीवी ने 1890 में एक थीसिस दी कि यहूदियों के साथ दुर्व्यवहार यूरोप में और जगह इसलिए होता है कि उनका कोई देश नहीं है जिसकी वजह से वो अनाथ हैं, और उनका एक देश होना चाहिए, और ये देश जो है वो सिर्फ जेरूसलम में होना चाहिए। इजराइल का जो कॉन्सेप्ट आया वो 1890 से शुरू हुआ, और तब तक अमेरिका में जो रॉबर्ट बैरन्स थे उनमें से कई यहूदी थे, उनका प्रभुत्व काफी तगड़ा हो गया। जो फाइनेंशियल
सर्विसेज का सेक्टर अमेरिका में रॉकफेलर वगैरह जो आए हैं जी। वो सब यहूदी थे। जी। तो उन्होंने भी इस पर इसको रेखांकित किया और अमेरिका की जो पॉलिटिकल लीनिंग शुरू हुई वो इस तरफ आ गई और अंग्रेजों ने 1918 में बाल्फोर डिक्लेरेशन साइन किया, जिसमें कि कहा गया कि ब्रिटानिया की सरकार प्रथम युद्ध चल रहा था, उसके खत्म होने के बाद फलस्तीन में यहूदियों का एक देश बनाने के लिए प्रतिबद्ध है। वहां से ये सब चीजें शुरू हुई और 100 साल बाद आज वही हालात हैं जिसके कि बीज बोए गए थे बाल्फोर डिक्लेरेशन से। जी, तो कुल मिला के ये कहानी है। पर बड़ी दुर्भाग्यपूर्ण बात यह है कि तीन धर्मों की जन्मस्थली रहा है ये इलाका, जैसे यरूशलेम कहा जाता है, यहूदी धर्म के संदर्भ में, ईसाईयत के संदर्भ में और इस्लाम के संदर्भ में, तीनों के संदर्भ में ऐतिहासिक कारण इस जगह से जुड़े हुए हैं। अगर पैगंबर मोहम्मद साहब मक्का से आके जन्नत के लिए प्रस्थान किए हैं तो वो जगह यही बताई जाती है। इसलिए मुसलमानों के लिए ये बड़े सम्मान की जगह है। यहूदियों के संदर्भ में तो सचदेव साहब ने बताया ही कि सबसे पुराना मंदिर यहीं था जिसको ध्वस्त किया गया, इसलिए इसके साथ उनके जज्बात जुड़े हुए हैं। और ईसाईयत के संदर्भ में बात कही जाए तो ईसा मसीह ने इस जगह पर प्रार्थना की, उनके पुनर्जन्म के साथ में इस जगह को देखा जाता है। अब इतने पावन स्थल पर कुल मिलाकर खून के दरिया बह रहे हैं, यह अत्यंत दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति है। सब मानवता के संदर्भ में हिमायती होने का दावा करते हैं और जो मानवता की दृष्टि से सबसे पवित्र स्थान है वहां पर खून के दरिया बहाते हैं। यह हमारे लिए विचार का विषय होना चाहिए। यह सिलसिला रुकना चाहिए। आप तीनों मेहमानों को बहुत बहुत धन्यवाद इस गंभीर विषय पर चर्चा का हिस्सा बनने के लिए। आज के इस कार्यक्रम में इतना ही। कल फिर मिलेंगे नए विषय के साथ। मुझे